चलिए बच्चे, अमित क्लासेस में आज दूसरा लेक्चर है हमारा। और हमने पहले पढ़ा था भूगोल, विश्व का भूगोल, और भूगोल में बताया था हमने क्या है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड, यानी कि आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। टॉपिक है बच्चों हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखो बच्चों, पहले तो हम ये मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड होता क्या है, कैसे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे हमने क्या है कि ब्रह्मांड होता क्या है। आज हमें ये पढ़ना है यहाँ कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे है। देखो, विभिन्न खगोलिकाएं हैं, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण इस तरह से हुआ है। क्लियर है? तो जो ब्रह्मांड का जो हम निर्माण मानते हैं, क्योंकि हम मानव है और मानव रहते हैं पृथ्वी पर, तो अगर हम पृथ्वी की अपेक्षा इसकी बात करते हैं, इसके निर्माण की बात करें, ब्रह्मांड के अगर हम निर्माण की बात करें बच्चों, तो इसका जो निर्माण हुआ है, हम मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। सबसे पहले हमने पृथ्वी के बारे में ही पता लगाया था, जिसपे मानव जीवन होता है। तो ब्रह्मांड पर है बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी मिलकर बनाती है हमारी बहुत सारी, पृथ्वी जब हो जाती है, पृथ्वी तो एक ही है, तो पृथ्वी मिलकर बनाती है बहुत सारे ग्रह को। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी निर्माण करती है ग्रह का। किसका निर्माण करती है? बहुत सारे ग्रह का निर्माण करती है बच्चों। ठीक है? बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जो बहुत सारे ग्रह वो मिलकर करते हैं बच्चों सौर मंडल का निर्माण। सौर मंडल का निर्माण कहा जाता है। बहुत सारे सौर मंडल मिलकर बनाते हैं आकाश गंगा, यानी कि गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे जो सौर मंडल है वो मिलकर बनाते हैं आकाश गंगाएं। और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं हमारे ब्रह्मांड का। अगर हम बहुत सारी आकाश गंगाओं की बात करें, तो बहुत सारी जो आकाश गंगाएं हैं बच्चों, आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं हमारे ब्रह्मांड का। तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है ऐसे, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्लियर? लेकिन बात ये नहीं, अब ब्रह्मांड को अगर हम परिभाषित करें, देखो निर्माण की बात करें, पृथ्वी है, पृथ्वी मिलकर बहुत सारे ग्रह का निर्माण करती है वो बच्चों, और बहुत सारे ग्रह मिलकर निर्माण करते हैं सौर मंडल का। और बहुत सारे सौर मंडल हैं वो मिलकर बनाते हैं आकाश गंगाएं। और बहुत सारी आकाश गंगाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो निर्माण होता है ब्रह्मांड का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड लंबाई में चौड़ाई में बहुत अधिक विशाल है। ठीक है? तो लंबाई अगर चौड़ाई हम ब्रह्मांड की बात करते हैं बच्चों, तो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार ब्रह्मांड में एक प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड लंबाई प्लस चौड़ाई में, अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई में हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल का है। ना इसका एक छोर से हमें पता है, ना ही दूसरा छोर हमें इसको पता है। अब बात करते हैं कि लंबाई चौड़ाई मिलकर बनाते हैं क्या? ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब हम यहां ये पढ़ेंगे कि यह प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखो बच्चों, जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष को अगर हम डिफाइन करें तो हम प्रकाश वर्ष कहेंगे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना? तो एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है,
उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि जो ये जो प्रकाश वर्ष है ये हमारा लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये हमारा यूनिट ऑफ लेंथ का मात्रक है, यानी कि लंबाई का मात्रक है। और हमारा जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो जो प्रकाश वर्ष होता है, अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष बच्चों होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश वर्ष। अब बात आती है कि प्रकाश वर्ष की हमारी जो यूनिट होती है किसकी होती है, लंबाई की। तो कितनी दूर है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, पृथ्वी से कितनी दूर है। अगर हम बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है बेटा, 1 सेकंड में प्रकाश चलता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, कितने 1 सेकंड में ये चलता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब 3 गुना 10⁸, ठीक है ना, गुना 365 दिन, ठीक है बच्चों, 365 दिन में प्रत्येक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में कितना, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में क्या बच्चों, 60 सेकेंड। तो ये जो हमारी यूनिट है यहां पर, ये हमारी इसकी दूरी है। अब लगाओ, अगर हम बात करते हैं कि कितनी दूरी है, हमें नहीं पता है कि कितनी दूर है, तो बहुत सारी दूर है हमारा क्या, ब्रह्मांड। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हमारा बहुत अधिक दूर है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि प्रकाश का निर्माण, तो हमने पढ़ लिया कि प्रकाश ब्रह्मांड है क्या। तो अब हम ब्रह्मांड क्या, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी मिलकर किसका निर्माण करती है, ग्रह का निर्माण करती है। बहुत सारे ग्रह जब मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं हमारा सौरमंडल का। जब बहुत सारे सौरमंडल हमारे मिल जाते हैं तो वो निर्माण किसका करते हैं, आकाश गंगाओं का। जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल जाती हैं, सैकड़ों अनंत आकाश गंगाएं जिन्हें का हमें पता भी नहीं है, वो मिलकर निर्माण किसका करते हैं, ब्रह्मांड का, ठीक है ना, यानी कि ब्रह्मांड के, यानी कि यूनिवर्स का, यूनिवर्स। अब बात होती है कि इसकी उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों आगे, यहां तक वो आशा होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। देखो बच्चों, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है कि हमने एक सिद्धांत सुना है और सुनते आ रहे हैं, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको हम दूसरी भाषा में महाविस्फोटक की घटना भी कहते हैं, क्लियर है। जिसका नाम क्या है बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि जिसको हम महाविस्फोटक की घटना भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हमारी मानी जाती है बिग बैंग सिद्धांत। इस बिग बैंग सिद्धांत को हम बच्चों महाविस्फोटक की घटना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक की घटना। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों महाविस्फोटक की
घटना। अब समझिए ये महाविस्फोटक क्या था, क्या कहा जाता था। देखो पहले जो माना जाता था कि जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक बिंदु था। क्या था? एक बिंदु। समझिए कैसे था जरा। ये था एक बिंदु था, पूरा ब्रह्मांड को हम पहले एक बिंदु मानते थे और इस बिंदु का नाम था एकक, यानी कि सिमिलरिटी। क्लियर? हम इसको एक सिमिलरिटी मानते थे, माना जाता है कि ये एक बिंदु था, यानी कि एक बिंदु सिमिलरिटी था जिसका नाम था एकक। अब इसमें क्या होता है, जब एक गोला है, इसको ऐसे मानो एक बहुत बड़ा गोला है। अब गोला है तो कोई भी गोला होगा उसमें क्या है, अगर कुछ ना होगा तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। जैसे मैं खड़ा हूं तो पृथ्वी पर मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ऐसे ही इस एकक में भी एक द्रव्यमान था। ठीक है ना? और जब द्रव्यमान होगा तो उसमें यानी कि द्रव्यमान होगा तो घनत्व भी होगा। तो ये एकक में हमारा क्या था बच्चों? घनत्व। जब किसी पदार्थ में घनत्व होता है तो उसमें तापमान भी होता है, और तापमान होता है तो क्या होता है? दाब भी होता है। क्लियर? तो जब घनत्व हुआ, घनत्व के साथ क्या हुआ? इसमें तापमान का, तापमान के साथ क्या हुआ? दाब बढ़ा, और दाब के बढ़ने के कारण हमारा क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। क्लियर? कितनी साल पहले हुआ था? माना जाता है कि यह विस्फोट 13.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था यह विस्फोट? 13.7 मिलियन वर्ष पहले। अरे 13.7 मिलियन वर्ष पहले। हमें तो अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता का भी नहीं पता सही से भाई, कि वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी थी, कैसी रही होगी। सिंधु सभ्यता का भी नहीं पता। ये तो आज से कम 13.7 मिलियन वर्ष पहले की बात है। हमें ये भी नहीं पता कि हजारों वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले आदमी कैसा था, कैसा रहता होगा, या 1 लाख वर्ष पहले आदमी था भी या नहीं था, या रहता होगा। इतना गिरा। तो यहां देखो, यहां हमारे कितने वर्ष पहले की घटना की बात हो रही है? 13.7 मिलियन वर्ष पहले घटना की बात हो रही है। और कहा जाता है कि ये घटना जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के 1.43 सेकंड बाद बस ब्रह्मांड, एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है ना? कितने सेकंड में विस्फोट के बाद? सिर्फ 1.43 सेकंड के बाद नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस घटना के घटने में सिर्फ 1.43 सेकंड लगे, और ये जो गोला था ये कुछ ऐसे ही बिखर गया। ठीक है? जो जितनी दूर जा सकता था पिंड से छिटक के वो उतनी दूर चला गया। क्लियर है? और गुरुत्वाकर्षण के कारण माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की हमारी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है हमारी बिग बैंग सिद्धांत से, या जिसको हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये महाविस्फोटक सिद्धांत की जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी 13.7 मिलियन वर्ष पहले, मानते हैं। क्लियर है? और 1.43 सेकंड के बाद एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। जो इसको जो एकक था, ये पिंड एक बिंदु के रूप में गोला था, वो छिटक के टूट गया और टूट के बहुत बहुत दूर चला गया। जो पिंड जितना दूर जा सकता था वो उतना दूर चला गया और एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। अब कुछ पिंडों को इन्हीं में से क्या कह दिया गया? ग्रह। कुछ को क्या कह दिया गया? आकाशगंगाएं। कुछ को क्या कह दिया गया? तारे। ठीक है? तो इनके विभिन्न विभिन्न नाम हो गए जब इस विस्फोट के सिद्धांत हुआ। लेकिन हुआ क्या? हमने तो मान लिया, खगोल वालों ने भी मान लिया कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत से हुआ था। लेकिन एक
और वैज्ञानिक थे सिर्फ ने, जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है बच्चों, तो एक और वैज्ञानिक थे, खगोलिक भी कह सकते हैं हम उनका, तो उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स ने तो जस्ट इस बिग बैंग सिद्धांत को उल्टा ही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ना तो कभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ना ही इसका समापन हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत को कहते हैं कि कभी विस्फोट हुआ ही नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा ना तो उसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई, तो ना ही क्या हुआ है इसमें, इसका समापन हुआ है। तो भाई हॉकिंस ने क्या कहा कि ना तो उत्पत्ति हुई और ना ही कभी ब्रह्मांड का समापन हुआ। हाँ, उन्होंने ये तो मान लिया कि हाँ ब्रह्मांड है, लेकिन उन्होंने एक नहीं कहा कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो हमारा बिग बैंग सिद्धांत से हुआ है। उन्होंने तो जैसे इसका उल्टा बता दिया कि स्टीफन हॉकिंस ने कह दिया कि ना तो इसकी अभी उत्पत्ति हुई है और ना ही इसका समापन हुआ है। वो कहते हैं ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कभी ऐसे था, कभी वो ऐसे ऐसे दूर जाता है, फिर अपने स्थान पर एक समापन आ जाता है। वो कहते हैं कि एक कभी वो एकक हो जाता है और कभी क्या है वो दूर सिकट जाता है। तो ये घटना ब्रह्मांड में चलती रहती है, जो स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा। क्लियर बच्चों? तो यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण तो हमने मान लिया, हमने ये भी पता लगा लिया कि ब्रह्मांड है क्या, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्या प्रकाश वर्ष है, क्या बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत को घटित होने में कितने सेकंड लगे, और जस्ट बिग बैंग सिद्धांत को उल्टा किसने बताया, स्टीफन हॉकिंग्स ने बता दिया। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि हाँ ब्रह्मांड एक एकक बिंदु तो है, लेकिन कभी वो क्या करता है, कभी वो ऐसे दूर जाता है, यानी कि उसकी दूर जाता है, और कभी वो ऐसे वापस आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि न तो ब्रह्मांड की कभी उत्पत्ति हुई है और न ही कभी समापन हुआ है। ब्रह्मांड में ये घटनाएं दूर जाना और फिर वापस आके गोला बन जाना, ये घटनाएं घटती रहती हैं। इसी समय एक वैज्ञानिक है, सबसे पहले ठीक है बच्चों, और वो वैज्ञानिक थे मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, और बच्चों इनका नाम था क्लाइडियस टोलमी। क्लाइडियस टोलमी। क्लियर? अब क्लाइडियस टोलमी ने ब्रह्मांड के संदर्भ में एक जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का
उत्पादन किया। कब? 140 ईसा पूर्व में। 140 ईस्वी में। तो जो जियोसेंट्रिक की अवधारणा या जियोसेंट्रिक जो थ्योरी दी है वो दी है हमारे मिस्र यूनानी खगोलविद क्लाइडियस टोल्मी ने। और क्लाइडियस, ये जियोसेंट्रिक अवधारणा होती क्या है? ये जियोसेंट्रिक अवधारणा है, इन्होंने क्लाइडियस टोल्मी ने 140 ईसा पूर्व में बताया कि जितने भी ग्रह हैं उनके सेंटर में पृथ्वी है और सभी क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या दिया कि सेंटर में कौन है? पृथ्वी है और जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं ऐसे, या अन्य ग्रह वो पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने सेंटर में बताया किसको? पृथ्वी को। उन्होंने कहा कि सेंटर में कौन है? पृथ्वी है और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य भी किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। और जियोसेंट्रिक की अवधारणा 140 ईस्वी में हमें दी थी क्लाइडियस टोल्मी ने। अब इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन हमारे भारत में तो इन्होंने तो 140 ईस्वी में बताया, लेकिन हमारे भारत में तो उसको पहले ही डिसाइड कर दिए थे कि पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हम तो इनसे बहुत आगे थे, चाहे वो हमारा वेद हो चाहे ऋग्वेद हो। हमारे ऋग्वेद में पहले ही बता दिया गया था, चाहे वो किसी को भगवान माना हो, जैसे कहा जाता है क्या ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मांड का रचना कौन है? विष्णु को माना जाता है। तो ये तो हमने ऋग्वेद में पहले ही बता दिया कि यहाँ ब्रह्मांड है। इन्होंने तो टोल्मी ने तो 140 ईसा पूर्व में बताया कि जो पृथ्वी सेंटर में है और सभी किसकी अवधारणा करते हैं? सारे ग्रह इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम जियोसेंट्रिक अवधारणा। लेकिन भारत में ने तो इसको पहले ही बता दिया था। अगर हम भारत की बात करते हैं बच्चों, तो भारत में तो उसको पहले ही बता दिया गया। कब बता दिया गया? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की जो हम रचना मानते हैं बच्चों, जो ऋग्वेद की रचना मानी जाती है वो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व में। कब मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व में। इसी के आसपास हमारे वेदों की रचना भी हुई है। तो एक वेद है ये ऋग्वेद और इसकी रचना है 1500। तो देखो, इसने बताया 140 ईस्वी में, जबकि हमारे ऋग्वेद में तो कह दिया था कि ब्रह्मांड है और एक पृथ्वी भी है, एक सूर्य भी है। ठीक है ना? तो उसके बता दिया गया था हमारे भारत में। तो भारत बहुत आगे, रचना का कोई 1500 ईसा पूर्व में। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा बच्चों समझ में आए कि जियोसेंट्रिक अवधारणा थी क्या? जियोसेंट्रिक अवधारणा दी किसने थी? तो जियोसेंट्रिक अवधारणा सबसे पहले यही अवधारणा एक आई थी और ये अवधारणा दी थी मिस्र यूनानी खगोलविद क्लाइडियस टोल्मी ने 140 ईसा पूर्व में। किसके संदर्भ में दी थी? ब्रह्मांड के संदर्भ में। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है और अन्य जितने भी ग्रह हैं या सूर्य या अन्य पिंड हैं वो सभी किसका चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के जो केंद्र में है वो पृथ्वी है। तो इसको हम अवधारणा को बोलते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। चलिए बच्चों, अब जियोसेंट्रिक अवधारणा तो हमें समझ में आ गया कि जियोसेंट्रिक अवधारणा थी क्या, किसने दी थी। अब हम आगे चलते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा के बाद ये तो 140 ईसा पूर्व में ईस्वी में दी गई थी। इसके बहुत समय बाद यानी कि 1543 ईस्वी में, तक देखिए 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने
है बच्चों। 1543 यानी कि टोलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के बाद फिर दूसरी अवधारणा 1543 ईस्वी में कोपर्निकस ने दी थी, और उस अवधारणा का नाम था कोपर्निकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, क्या बच्चों, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन बच्चों किसने किया था? कोपर्निकस ने। कब किया था? 1543 ईस्वी में। अब इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन तो कर दिया। हेलियो का मतलब क्या कहता है? लाली। और सेंट्रिक का मतलब अर्थ क्या होता है बच्चों? केंद्र। लालियो का मतलब होता है सूर्य। तो इन्होंने क्या किया, जो 140 ईसा पूर्व में टोलमी ने यह बताया था कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, लेकिन उन्होंने उसके तथ्य को गलत साबित किया, और गलत साबित करके ये बताया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में कौन है? सूर्य है। इन्होंने बताया केंद्र में है सूर्य, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों। तो इन्होंने बताया कि बीच में कौन है? सूर्य है। अब इन्होंने ये तो दे दिया कि यहां सूर्य है सेंटर में। सूर्य के बाद क्या किया? ये तो बता दे कि सूर्य है सेंटर में, क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, इन पे तो बॉडी आप बता गए भाई। इन्होंने क्या किया कि भाई पहले दे दिया था टोलमी ने कि 140 ईसा पूर्व में बता दिया कि केंद्र में पृथ्वी है और सभी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो मानव तो बहुत खुश हुआ भाई कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन बैठा है? कि ब्रह्मांड के केंद्र में तो हम ही बैठे हैं और सभी क्या है? हमारा चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब 1543 में कोपर्निकस आया तो कोपर्निकस ने क्या किया कि टोलमी के अवधारणा को गलत साबित किया, और गलत साबित करके उसने तो ये बता दिया कि केंद्र में कौन है? सूर्य है, और जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है या ग्रह है या तारे हैं या सभी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की। अब इन्होंने अवधारणा तो दे दी, अब जितने भी पादरी थे या सामंत हुआ करते थे वो कोपर्निकस के घर पहुंच गए। कहा भाई कि अपनी अवधारणा को गलत साबित करो कि सेंटर में तो हम बैठे हैं। फिर तुमने उल्टा कैसे बता दिया कि सेंटर में सूर्य बैठा है? लेकिन सत्य को कौन झुठला सकता है? अब कोपर्निकस से दबे हुए जवाब में कहते हैं ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी में आपके कौन है? पृथ्वी है, केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन बाद में जाकर के यह तथ्य सही साबित हुआ कोपर्निकस का कि केंद्र में पृथ्वी नहीं और केंद्र में कौन है? सूर्य है। और जो 140 ईसा पूर्व में जियोसेंट्रिक अवधारणा टोलमी द्वारा दी गई थी उसको गलत साबित रखा गया, और 1543 में दी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को ब्रह्मांड के संदर्भ में सही माना गया। क्लियर बच्चों। अब ये अवधारणा सही हो गई और हमें पता पड़ गया कि केंद्र में सूर्य है और सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं या जितने भी उल्का पिंड है वो सब किसका चक्कर लगाते हैं? इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस अवधारणा को हम बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा।
इसके बाद 1543 के बाद फिर 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे हर्सल। उन्होंने बताया कि सूर्य, पृथ्वी या अन्य ग्रह से युक्त सौरमंडल ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है। और ऐसे सौरमंडल ब्रह्मांड में तो क्या है, हजारों है, अनंत है, अरबों है। तो 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्सल ने बताया कि सूर्य, पृथ्वी, ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन सौरमंडल ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है, एकमात्र अंश है। और ब्रह्मांड में ऐसे हजारों, करोड़ों या फिर अरबों सौरमंडल विद्यमान है। अब इन्होंने भी तथ्य के आधार पर बताया हुआ हर्सल ने 1805 ईस्वी में, और उसने बताया कि क्या, कि जो ग्रह है, सूर्य है, वो पृथ्वी है, अन्य ग्रह हुए, ये सौरमंडल का, ब्रह्मांड का मात्र एक भाग है, एक अंश है। और ऐसे ब्रह्मांड में हजारों सौरमंडल हैं, हजारों करोड़ों सौरमंडल उपस्थित हैं, हजारों सौरमंडल उपस्थित विद्यमान है। अब कैसे है बच्चों, जरा समझो। मान लीजिए हमारा जो लेक्चर चल रहा है, फिलहाल मैं लेक्चर ले रहा हूं, मैं मेरठ से ले रहा हूं, और मैं एक ग्रह पर बैठा हूं, फिलहाल पृथ्वी पर, और एक जगह है, ये है मेरठ, ठीक है। मेरठ किसके अंतर्गत आता है, भारत के, भारत किसके अंतर्गत आता है, एशिया के,
एशिया किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वी के। क्लियर है? और पृथ्वी किसके अंतर्गत आती है? ब्रह्मांड के। या कह दीजिए सौरमंडल के। क्लियर है? हम कह सकते हैं कि पृथ्वी किसके अंतर्गत है? सौरमंडल। तो जरा समझिए, तो 1805 ईस्वी में जो ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे हर्सल, उन्होंने यह बताया था कि सूर्य, पृथ्वी, ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण तो करते हैं, लेकिन सौरमंडल ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है और ब्रह्मांड में ऐसे हजारों करोड़ों या फिर अरबों सौरमंडल विद्यमान है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, ये बच्चों मेरठ है। क्लियर? मेरठ कहां पड़ता है? भारत में। भारत कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप किस पर उपस्थित है? पृथ्वी पर। और मान लीजिए पृथ्वी किस पर उपस्थित है? ब्रह्मांड पर है। ठीक है? अब इधर समझिए, अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं, ये रहा ब्रह्मांड, तो मान लीजिए जो सौरमंडल है ना, वो कोई, या ये मेरठ मान लीजिए, मेरठ में ये बिंदु है। अगर देखने से अगर देखोगे तो ये दिखाई भी नहीं देगा कि कहाँ है मेरठ। ब्रह्मांड में मेरठ है कहाँ? ऐसी समझ लीजिए जो सौरमंडल है, सौरमंडल भी हमारा इतना सा दिखाई देगा इस ब्रह्मांड में। ठीक है? ये ब्रह्मांड है और इसको मान लीजिए एक छोटा सा बिंदु है और ये हो गया सौरमंडल। और इसका इसी सौरमंडल या इसी सौरमंडल के अंदर क्या उपस्थित है? हमारा मेरठ उपस्थित है। क्लियर है? ओके। तो ऐसे मान लीजिए कि बहुत छोटे, पता नहीं ब्रह्मांड के अंदर कितने सौरमंडल उपस्थित है, हमें नहीं बताया, अनंत है। तो ये हमें बताया किसने? हर्सल ने। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्सल ने बताया। कब बताया? 1805 ईस्वी में हमें इसको बताया। क्लियर? इसके बाद अमेरिका के खगोल शास्त्री थे। अमेरिका के खगोल शास्त्रियों ने बताया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है, ठीक है, जो अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। क्लियर? कितना ब्रह्मांड का व्यास? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और इसमें कई आकाश गंगाएं विद्यमान है। मैंने बताया था कि बहुत सारे सौरमंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाश गंगा। अब लगाइए, और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो अमेरिका के खगोल शास्त्रियों ने तो यह बताया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। चलो देखते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। देखो बेटा, अमेरिका के खगोल शास्त्री खगोल शास्त्रियों ने बताया कि हर्सल के बाद की बताया कि ब्रह्मांड का व्यास ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। क्लियर है?
अब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, इन्होंने ये वैज्ञानिक आधार पर बताया, ठीक है। इन्होंने जो ये अवधारणा बताई है वैज्ञानिक आधार पर बताई कि जो ब्रह्मांड का हमारा व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, ठीक है। जरा समझिए स्टार्ट क्या था, ये आ रहा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के एक छोर से, यहां से और दूसरे छोर तक जाने में यहां तक हमें 250 करोड़ वर्ष लगेंगे। क्लियर? ब्रह्मांड के, ये हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 250 करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे हमें, ठीक है। अगर हम इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए तो 250 करोड़ लगेंगे, ठीक है। तब तक पता नहीं मैं कितना जन्म ले चुका हूँ यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष यहां तक लगेंगे हमें, क्लियर? तो ये यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों। इसके हम बात करते हैं बाद में, सबने थोड़िया तो दे दी, बाद में हमने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रयोग माना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई है, जो ब्रह्मांड का प्रमाण माना है हमने, वो हमने बिग बैंग को ही माना, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग के नियम को भी हमने क्या है, सही माना कि ना तो उत्पत्ति हुई है ना ही समापन हुआ है, क्लियर है। वो घटता रहता है फिर एक बिंदु पर आ जाता है। लेकिन जो वास्तव में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वास्तव में हमने मानी है बिग बैंग सिद्धांत को, क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो प्रमाण मानते हैं, प्रमाण बिग बैंग सिद्धांत, या जिसको मैंने बताया था कि महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं या महाविस्फोटक की घटना भी कहते हैं, उसी को माना है, क्लियर है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमाण बिग बैंग सिद्धांत को माना गया, ये इसका सटीक प्रमाण मिला कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है हमारी वो बिग बैंग सिद्धांत से हुई है, क्लियर। अब ये तो मान लिया, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, क्लियर है, ये बिग बैंग सिद्धांत है। जरा समझिए ये वाले का, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो प्रतिपादन किया था बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं वो पादरी भी थे, बेल्जियम के खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री एवं पादरी, और इन खगोल शास्त्रियों पादरी का नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। और ये कब माना जाता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ है बच्चों? इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन माना जाता है वो माना जाता है 1970 के दशक में, 1970 के
दशक में। क्लियर। वास्तविक प्रमाण हमें मिल गया कि इसका जो हमारा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो बिग बैंग सिद्धांत से ही हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी को हमने क्या माना है, बिल्कुल सटीक माना। क्लियर। और मान लिया कि हमने कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग सिद्धांत से हुई है। क्लियर। ओके। चलिए अब बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण कैसे मिलता है जरा समझिए। अगर हम बिग बैंग सिद्धांत के प्रमाण की बात करें बच्चों, इधर देखो, अगर हम बात करते हैं प्रमाण की, प्रमाण, अगर हम इसके प्रमाण की बात करें बच्चों तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता किसमें है, तो वो प्रमाण हमारा मिलता है रेड शिफ्ट में। अब ये रेड शिफ्ट क्या है ये समझेंगे हम। तो इसका हमारा प्रमाण मिलता है रेड शिफ्ट में। अब ये रेड शिफ्ट क्या है जरा समझिए। क्लियर। रेड शिफ्ट होती क्या है और क्या क्या हम रेड शिफ्ट हमको मतलब होता है हमारा तरंग दैर्ध्य से। किससे होता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अर्थात तरंग दैर्ध्यों का बढ़ना। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेंगी, देखो ये तरंग दैर्ध्य होती है ऐसे, जब मैं क्या कहूं तरंग दैर्ध्य बढ़ गया तो यानी कि रेड शिफ्ट हो गए, वेव लेंथ तेज हो गई। तो वेव लेंथ तेज होने के बाद क्या होगा, ये तरंग दैर्ध्य कुछ ऐसे चलेगी, यानी इनकी लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे, इस दिशा में चलेगी। ठीक है। इनकी क्या बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे, वो इस तरह से चलेंगी, यानी कि इनके बीच का जो गैप होगा वो ज्यादा हो जाए। इसी तरह से हमारा प्रमाण हुआ है कि जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ तो जो पहले एकक बिंदु था वो ऐसे ऐसे दूर चला गया। क्लियर है। तो इस वाली थ्योरी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये जो तरंग दैर्ध्य रेड शिफ्ट का ये वाला प्रमाण है, आपको विज्ञान वालों में बहुत कम मिलेगा। ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इसको डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिल्कुल, इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक शिफ्ट और होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्लियर। क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। चलिए मैं आगे समझाता हूं। ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होती है बच्चों, एक होती है रेड शिफ्ट, एक होती है ब्लू शिफ्ट। जो रेड शिफ्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का दूर जाना। जैसे ऑब्जेक्ट एकक बिंदु से हमारे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दूर चलेगा, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो इसको बोलते हैं हम रेड शिफ्ट। एक होती है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पास आना। क्लियर बच्चों। तो उसने कहा, जो स्टीफन हॉकिंस ने उन्होंने यही बताया था। बिग बैंग सिद्धांत में तो सिंपल कहा गया कि रेड शिफ्ट हुई और ऑब्जेक्ट एक विस्फोट हुआ और ऑब्जेक्ट क्या थे, दूर चले गए एकक बिंदु से। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कहा नहीं, ये दोनों होते हैं। एक बार ब्रह्मांड में घटनाएं चलती रहती है, रेड शिफ्ट भी होती है और ब्लू शिफ्ट भी होती है। एक बार ऑब्जेक्ट क्या होता है, पास आता है, एक बार ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूर जाता है। क्लियर है। एक बार पास आएगा, एक बार दूर जाएगा। ये स्टीफन हॉकिंस ने हमें बताया। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, वास्तव में ब्रह्मांड का हमें अब तक सही तरह से हम पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मांड में अभी बहुत सारे तत्व, बस हम तारे, ग्रह और उपग्रह का ही पता लगा पाए कि तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी विद्यमान है। क्लियर है, जिनका हम पता नहीं लगा पाए हैं। डार्क मैटर
Vs डार्क एनर्जी। आज भी हमारे ब्रह्मांड में, ये हमारा ब्रह्मांड है, हमें बस ये पता है कि हाँ ये सौर मंडल है, इतने से भाग का पता है, क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा ब्रह्मांड में अभी डार्क है, क्लियर। ये कुछ ना कुछ मैटर है हमारे अभी जिनका हमें पता नहीं है, जो हमारे से पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर है, क्लियर है। कुछ डार्क एनर्जी आ रही है ऐसे, जिनका हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है वास्तव में, क्लियर है। बस तो बच्चों क्लियर समझ में आया होगा आज आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये ब्रह्मांड का आपका दूसरा लेक्चर था। अब हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि ये आकाश गंगाएं क्या होती है, क्लियर है। अभी ब्रह्मांड का एक पार्ट और रह रहा है जिसको हम अगले लेक्चर में, आशा होगी कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।